अगला चैप्टर आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार या सत्ता प्रबंध की कुंजी मानी जाती है। अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से होता है जिसके आधार पर वे अपने से नीचे के व्यक्तियों को आदेश दे सकता है। ऑथोरिटी होगी तभी तो आप दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दोगे। यदि आपको ऑथोरिटी नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर नहीं दे पाओगे। प्रबंधकीय अधिकार एक व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारी से प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर वे अपने अधीनस्थों से उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु काम कर सकता है। ये अधिकार विविध किस्म के होते हैं, जैसे अधीनस्थ को आदेश देने का अधिकार, दोषी या अधीनस्थ को दंड देने का अधिकार, उपक्रम का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, उपक्रम की संपत्तियों के प्रयोग, हस्तांतरण या प्राप्त करने का अधिकार, प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार, कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार आदि। ये अधिकार की परिभाषाएं। हेनरी फेयोल के अनुसार अधिकार आदेश देने के स्वभाव तथा उसे पालन कराने की शक्ति को कहते हैं। दूसरी परिभाषा है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार अधिकार से आशय उस स्वभाव या शक्ति से होता है जिसके अधीन प्रबंध आदेश देता है और अपने इच्छा अनुसार उस आदेश का पालन करता है। अधिकार की विशेषताएं या तत्व। अधिकार की विशेषताएं या प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शक्ति की विद्यमानता और उपयोग। अधिकार के अंतर्गत वैधानिक शक्ति का होना गर्भित है। बिना शक्ति के अधिकार का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि व्यावसायिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए प्रबंधक को अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। नंबर 2, पदों को आवंटित। संस्था में अधिकार विधिवत रूप से पदों को ही प्राप्त होते हैं, व्यक्तियों को नहीं। अर्थात जिस पद पे होंगे उसी पद पर अधिकार मिलेगा, उसी के अनुसार अधिकार मिलेगा। क्लर्क को क्लर्क वाला, अकाउंटेंट को अकाउंटेंट वाला, मैनेजर को मैनेजर वाला अधिकार होगा। नीचे नंबर 3, नीचे की ओर प्रवाह। संस्था में समस्त अधिकारी सर्वोच्च प्रशासन के हाथों में केंद्रित होता है। वह अधिकार के प्रतिनिधान और विकेंद्रीकरण द्वारा कनिष्ठ अधिकारी की ओर से नीचे प्रवाहित करता है। नंबर 4, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कुछ अधिकार की रोक। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो अपने उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को नहीं देता। वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठों में समस्त अधिकार का प्रतिनिधान नहीं करता है, बल्कि कुछ अपने पास रोक लेता है। इससे कनिष्ठों से जवाबदेही मांगना संभव होता है। नंबर 5, प्रभावशाली व्यक्तित्व। उपक्रम में प्रबंध का निजी व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे कि अधीनस्थ प्रभावी हो करके स्वेच्छा से कार्य करे। नंबर 6, दायित्व में समानता। अधिकार दायित्व के स्वभाव और सीमा के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। अधिकार की कमी दायित्व निर्वहन में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। नंबर 7, अन्य। अधिकार लिखित या मौखिक हो सकते हैं। अधिकार औपचारिक स्वीकृति और दक्षता के स्रोत से प्राप्त होते हैं। अधिकार का निश्चित सीमा के भीतर प्रतिनिधान और विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। अधिकार के स्रोत अथवा सिद्धांत। अधिकार के स्रोत अथवा सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अधिकार के स्रोत का आशय अधिकार के उद्गम स्थल से है। इसका आशय यह है कि प्रबंधकों को अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाने हैं। अधिकार के स्रोत से संबंधित अवधारणा के बारे में प्रबंध विज्ञान में पर्याप्त मतभेद है, जिनमें से निम्न 3 सिद्धांत उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, औपचारिक अधिकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का उद्गम प्रत्यक्षतः इससे ऊंचे अधिकारी से तथा अप्रत्यक्षतः देश के संविधान द्वारा होता है। उदाहरणतः एक निम्न स्तरीय प्रबंधकों को मध्य स्तरीय प्रबंध से, मध्य स्तरीय प्रबंध को शीर्ष प्रबंध से और शीर्ष प्रबंध को संचालक मंडल से, संचालक मंडल को अंशधारियों से और अंशधारियों को अपने अधिकारी निजी संपत्ति रखने का अधिकार से प्राप्त होती है। निजी संपत्ति रखने का अधिकार भी देश के संविधान द्वारा प्राप्त होता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि औपचारिकताओं के साथ अधिकार का मूल स्रोत राष्ट्र का संविधान ही है। देखिए रेखाचित्र इसके लिए सबसे पहले आता है संविधान, फिर है निजी संपत्ति रखने का अधिकार, फिर है अंशधारी, फिर है संचालक मंडल, फिर है शीर्ष प्रबंधक, फिर मध्य स्तरीय प्रबंधक, फिर निम्न स्तरीय प्रबंधक। नंबर 2, स्वीकृति का सिद्धांत। अधिकार की स्वीकृति के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय चेस्टर आई बर्नार्ड और हार्बर्ट साइमन को है। इस विचारधारा के अनुसार औपचारिक अधिकार नाम मात्र का होता है। यह अधिकार उस समय से प्रभावशाली बन पाता है जबकि अधीनस्थ इसे स्वीकारें। ऐसी दशा में अधिकार का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी कि शासित होने वाले से शासनकर्ता की तरफ। नंबर 3, क्षमता का सिद्धांत।
सह क्षमता का सिद्धांत प्रसिद्ध प्रबंधशास्त्री LF उर्विक का मत था कि सह क्षमता अर्थात प्रभावशाली व्यक्तित्व भी अधिकार के स्रोत का काम करता है। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पास औपचारिक रूप से अधिकार कुछ भी नहीं होता, परंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं तकनीकी योग्यता के कारण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अधिकार की भूमिका एवं महत्ता। अधिकार की भूमिका व महत्ता निम्न प्रकार है। बिना अधिकार के संगठन का जन्म नहीं हो सकता। संगठन करने का अर्थ ही होता है विविध पदों में अधिकार संबंधों की स्थापना करना। अधिकारों के प्रतिनिधान से ही अधिकार अधीनस्थ संबंध का जन्म होता है और संगठन संरचना प्रारंभ होती है। नंबर 2, अधिकार से ही कार्य संपन्नता व आदेश पालन में सुनिश्चितता आती है। अधिकार वह शक्ति है जिससे संगठन की योजनाएं प्रभावी क्रिया के रूप में रूपांतरित होती हैं। नंबर 3, प्रबंधकीय अधिकार अव्यवस्था, अनुशासनहीनता और भ्रांतियों को दूर करते हैं और नियोजन, नियंत्रण, संदेशवहन और समन्वय स्थापित करते हैं। परंतु अधिकारों का सफल प्रयोग वास्तव में अनुकूल वातावरण, न्यायपूर्ण व्यवहार, पारस्परिक सहयोग, आदर, सम्मान व कार्य के प्रति रुचि पर निर्भर करता है। अधिकार के प्रयोग की सीमाएं। अधिकार के प्रयोग की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आर्थिक सीमाएं। कोई भी अधिकारी ऐसा आदेश नहीं दे सकता जिससे आर्थिक दृष्टिकोण से पूरा करना असंभव हो। आर्थिक सीमाओं में बाजार की प्रतियोगिता, मूल्य स्तर, बाजार की दशाएं आदि शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए किसी प्रबंधक का 20 रुपये वाली वस्तु मात्र 2 रुपये में कर्मचारी द्वारा क्रय करके लाने का आदेश सार्थक नहीं माना जाएगा। नंबर 2, जीव विज्ञान संबंधी सीमाएं। आदेश देते समय जीव विज्ञान संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अधिकारी को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए जो जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से असंभव हो। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कार्य नहीं कर सकता। जैसे एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारी को खड़ी दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ने का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि यह कर्मचारी की क्षमता के बाहर होता है। नंबर 3, तकनीकी सीमाएं। तकनीकी सीमाओं के परे कार्य करने हेतु भी प्रबंधक को आदेश नहीं देना चाहिए। उदाहरणतः कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ को बिना यंत्रों की सहायता के औजारों के उत्पादन का आदेश नहीं दे सकता। नंबर 4, प्राकृतिक सीमाएं। भौगोलिक स्थिति, जलवायु तथा प्राकृतिक नियमों से संबंधित सीमाएं भी अधिकतर प्रयोग को प्रतिबंधित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को लोहे को मिट्टी में बदलने का आदेश देता है तो यह आदेश व्यर्थ होगा क्योंकि ऐसा करना असंभव है। नंबर 5, व्यक्ति समूह की प्रतिक्रियाएं। अधिकारों का प्रयोग करते समय अधिकारी को अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं एवं व्यक्ति समूह की प्रतिक्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 6, आंतरिक सीमाएं। प्रबंधक के अधिकारी संगठन के उद्देश्य व नीतियों से सीमित होते हैं। वे संगठन की आंतरिक नीतियों व नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। नंबर 7, कानूनी सीमाएं। उपरोक्त सीमाओं के अतिरिक्त प्रबंधक को साझेदारी अनुबंध, पार्षद सीमा नियम, पार्षद तंत्र नियम, कंपनी अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का आशय एवं लक्षण। उत्तरदायित्व, जहाँ अधिकार होगा वहाँ उत्तरदायित्व भी होंगे। आशय, अपने उच्च अधिकारी के आदेश अनुसार कार्यों को पूरा करने के कर्तव्य को उत्तरदायित्व कहते हैं। ये एक ऐसा नैतिक व वैधानिक बंधन होता है जिससे अधीनस्थ कार्य पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं। थियो हेमन के अनुसार उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने अधिकार द्वारा इच्छित तरीके से कार्य को संपन्न करने का बंधन है। न्यूमैन और समर के अनुसार उत्तरदायित्व से हमारा आशय अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने की एक अधीनस्थ द्वारा अनुभव की जाने वाली नैतिक अनिवार्यता से है। लुइस ए एलन के अनुसार उत्तरदायित्व मानसिक एवं शारीरिक क्रिया है जिन्हें किसी कार्य के करने तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए लक्षित किया जाना चाहिए। उत्तरदायित्व के लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उत्तरदायित्व का निर्माण। उत्तरदायित्व का निर्माण अनुबंधात्मक संबंध के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में सेवारत होने पर मौद्रिक भुगतान पाता है और बदले में कुछ सेवाएं उत्पन्न करनी होती हैं, यह कार्य संपन्नता का भार एक अधीनस्थ का उत्तरदायित्व का निर्माण करता है। नंबर 2, उत्तरदायित्व का प्रभाव। उत्तरदायित्व का प्रभाव सदैव नीचे से ऊपर अर्थात अधीनस्थ से अधिकारी की ओर होता है। इसके विपरीत अधिकारी से अधीनस्थ की ओर प्रभावित होते हैं। नंबर 3, उत्तरदायित्व का संबंध। उत्तरदायित्व का संबंध मात्र मनुष्य अर्थात अधीनस्थों से होता है। भवन, प्लांट, मशीन या जानवर को उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता। नंबर 4, व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व।
अगर कार्य निष्पादन का उत्तरदायित्व एक व्यक्ति का है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहलाएगा। अगर कार्य के निष्पादन के लिए एक समूह उत्तरदायी हो तो इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहेंगे। जब कार्य कठिन, जोखिमपूर्ण और विस्तृत हो तो सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्णय लिया जाता है। नंबर 5, सतत और विशिष्ट उत्तरदायित्व। जब किसी उपक्रम में निरंतर रूप से चलने वाले कार्य का भार संभालने के लिए किसी व्यक्ति की उच्च अधिकारी के अधीन नियुक्ति की जाती है तो उसका उत्तरदायित्व सतत प्रकृति का कहलाएगा। इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति की किसी विशेष अधिकारी के अधीन किसी विशिष्ट कार्य को ही संपन्न करने हेतु कुछ समय के विशेष के लिए रखा जाता है तो यह उसका तदर्थ व विशिष्ट उत्तरदायित्व होगा। नंबर 6, प्रतिनिधान, डेलीगेशन, यानी अपने अधिकार दूसरों को सौंपना। अधिकारी जब अपने अधिकार को प्रतिनिधान अपने अधीनस्थ को करता है तो इससे अधीनस्थ के उत्तरदायित्व का निर्माण होता है, परंतु वह मूल अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उन उत्तरदायित्व के लिए सदैव उत्तरदायित्व बना रहता है जो उसे अपने अधीनस्थ को संपन्न करने के लिए सौंप दिए हैं। अतः उत्तरदायित्व का प्रतिनिधान नहीं हो सकता, केवल अधिकारों का प्रतिनिधान हो सकता है। अधिकार दूसरे को सौंपे जा सकते हैं, उत्तरदायित्व नहीं। जिसका उत्तरदायित्व है वो उसी का रहेगा। अगला टॉपिक आता है अधिकार व उत्तरदायित्व में अंतर। अधिकार व उत्तरदायित्व में अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिकारों का प्रतिनिधान किया जा सकता है, उत्तरदायित्व का नहीं। नंबर 2, अधिकार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है जबकि उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। नंबर 3, अधिकार अन्य लोगों से काम कराने की शक्ति है जबकि उत्तरदायित्व किसी कार्य को करने का बंधन होता है। नंबर 4, अधिकार सदैव उच्च अधिकारी से संबंधित होता है जबकि उत्तरदायित्व अधीनस्थ व्यक्तियों से। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। सैनिक संगठन और लोक उद्यमियों में उत्तरदायित्व के स्थान पर जवाबदेही शब्द ही अधिक लोकप्रिय है। जवाबदेही का अर्थ है कर्मचारी किसे उत्तर देने, स्पष्टीकरण देने, अपनी प्रगति समीक्षा प्रस्तुत करने तथा किससे निर्देश लेने के लिए उत्तरदायित्व हैं। लुईस एलन के शब्दों में जवाबदेही उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का बंधन है तथा स्थापित मानक के संदर्भ में अधिकार के प्रयोग का एक उत्तरदायित्व है। जवाबदेही की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जवाबदेही में उत्तरदायित्व भी निहित है। नंबर 2, जवाबदेही का भारांपन नहीं हो सकता। नंबर 3, यह हमेशा नीचे की से ऊपर की ओर जाती है। नंबर 4, इसका क्षेत्र अधिकार व उत्तरदायित्व की सीमा से परे है। नंबर 5, एक अधीनस्थ एक से ज़्यादा उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेही नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अधिकार संबंधों के प्रकार। अधिकार संबंध के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रेखाधिकार। नंबर 2, स्टाफ अधिकार। रेखाधिकार और स्टाफ अधिकार। रेखाधिकार, इसमें अधिकारी सदैव लंबवत अर्थात ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। अधिकारों का प्रतिनिधान वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी तक शनैः कम मात्रा में होता जाता है। इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1, ऊपर से नीचे तक सभी आदेश, निर्देश और सूचनाएं रेखाधिकारियों से होते हुए पहुंचती हैं। नंबर 2, नीचे से ऊपर होते हुए भी सभी शिकायतें, परिवेदनाएं, सूचनाएं, सुझाव उच्च अधिकारियों तक पहुंचते हैं। नंबर 3, प्रत्येक अधिकारी अपने ठीक नीचे के कनिष्ठ को ही आदेश निर्देश देते हैं। नंबर 4, संगठन में विविध स्तरों का निर्माण हो जाता है। नंबर 5, ये सैन्य संगठनों, लघु प्रतिष्ठानों व गैर तकनीकी संस्थानों में अधिक लोकप्रिय है। नंबर 2, स्टाफ अधिकार। इसमें स्टाफ अधिकारियों की नियुक्ति रेखा अधिकारियों की सहायता, सेवा और उचित परामर्श हेतु की जाती है जिससे कि निर्णय और कार्य निष्पादन अधिक कुशलता से हो सके। स्टाफ अधिकारी का रेखा अधिकारियों की भांति आदेश और निर्देश देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, वे तो मात्र परामर्श के रूप में अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। स्टाफ अधिकारी के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्टाफ अधिकारी विशेषज्ञ के रूप में रेखा अधिकारियों को परामर्श देते हैं। नंबर 2, स्टाफ अधिकारी को आदेश व निर्देश देने का अधिकार नहीं होता। नंबर 3, इनके ऊपर कोई उत्तरदायित्व और जवाबदेही नहीं होती। नंबर 4, स्टाफ अधिकारी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। नंबर 5, रेखा अधिकारी स्टाफ अधिकारी के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। स्टाफ के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं बहुत व्यस्त और शिष्ट रेखाधिकारियों को दी जाती हैं। नंबर 2, विशिष्ट स्टाफ विविध क्रियात्मक क्षेत्रों जैसे सेवा वर्गीय, गुणवत्ता नियंत्रण, क्रय बाजार, अनुसंधान, औद्योगिक इंजीनियरिंग, सुरक्षा, लेखांकन, अंकेक्षण विधि, जनसंपर्क आदि में से किसी खास के विशेषज्ञ होते हैं। नंबर 3, सामान्य स्टाफ।
इनका कार्य संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता सुधार हेतु सुझाव शीर्ष प्रबंधन को देना होता है। सेना के मुख्यालय में इस किस्म के स्टाफ अधिकारी रखे जाते हैं जो विविध नीतियों, प्रणालियों, नियमों और कार्यविधियों की रूपरेखा बनाते हैं।